वेल हेलो हेलो हेलो। आ गए वापस घूम फिर के। फिर से पढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करा था। वो लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी। और जाते जाते हम लोगों ने वादा करा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ को लेके आने वाले हैं, मतलब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे मोशन के ऊपर। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा धोखा देने वाला हूँ। हाँ, इनफैक्ट आप फिजिक्स पढ़ने आए थे बट मेरा मन है आपको मैथ्स पढ़ाने का। बिकॉज देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। चीटिंग नहीं कर रहा मैं। अगर हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल लगाने लग जाएं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन का जो कि मोशन का है, तो कई चीजें तुम मिस कर जाओगे। तो हम लोग थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, तो एक लेक्चर प्योरली हम लोग डेडिकेट करेंगे मैथ को, जिससे कि हम लोगों को ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल बनाना ज्यादा इजी लगे। राइट। तो कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है भाई, तुम्हारे भले के लिए है। तो एकदम मेरे साथ रहो। और देखो, इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये हैं, ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके क्लास में नहीं है फिलहाल। पर टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट ईजी है। अगर तुम मेरे साथ हो पूरे टाइम तक तो तुमको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। समझाना मेरी जिम्मेदारी है, आप बस बने रहना। और दूसरी चीज कि आप जब ये पढ़ोगे, जो कॉन्सेप्ट हम लोग आज की क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप कहीं ना कहीं 11th में यूज कर रहे होगे। तो है ना मजे की बात। तो आज के बाद मोस्टली एक रफ लेवल पे, मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो हम लोग ग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफिकल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा, जो ग्राफ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आपको बनाना आसान पड़ेगा। ठीक है। तो थोड़ा होल्ड करो, सांसें रोक लो, और चलो चलते हैं फिर हम लोग ग्राफ के ऊपर। राइट। ठीक है। एकदम एक्साइटेड होके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का पार्ट था तो फिजिक्स पढ़ने आए थे फिजिक्स ही पढ़ रहे, नहीं। देखो, एक्चुअली ना फिजिक्स और मैथ्स इंटरकनेक्टेड है जब आप धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जाते हो। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, फिजिक्स में आप पढ़ते क्या हो, फिजिकल चेंजेस को। तो फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है जब आप उसको किसी रियल लाइफ एप्लीकेशन में ना रिलेट करो। और रियल लाइफ एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होता है ना। जैसे तुम अपने दोस्त को भी उधार देते हो तो तुम कैलकुलेट करते हो, यार ये चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, उस हिसाब से उसके क्रेडिट के हिसाब से तुम लेंडिंग करते हो, है ना। तुम भी यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग देखते हो। तो उसी तरह से मैथ्स के बहुत सारे सवाल में ज़रूरत होती है, मतलब फिजिक्स के बहुत सारे सवाल में ज़रूरत होती है कि हम लोग मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज़ करें। तो वो इसलिए हम लोग बकायदा, ये लेक्चर फिजिक्स का होने वाला था पर हम लोग लेके चल रहे हैं मैथ्स के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ को। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक्स देखो, आप मिस ना करो, ठीक है। क्योंकि आपको ये आगे वाले क्लासेस में भी यूज होने वाला है। ठीक है। मजे से पढ़ते हैं। बिल्कुल साथ हो मेरे। अरे बोलो। चलो फिर। सही है। अब देखो, हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ बात करी थी स्लोप वगैरह के बारे में, ग्राफ वगैरह के बारे में। तो वहां से हम लोगों ने देखा था कि भैया, जो फंक्शन होता है ना, जैसे कि मान लो तुमको लिख दे y इज इक्वल टू 2x, तो ये फंक्शन में जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे तुमको y की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलती जाएगी। राइट। तो अगर कोई भी फंक्शन लिखे, मान लो अभी तुम नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना, जब तुम क्लास 10th में जाने वाले हो, तो तुम वहां पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स करके फंक्शन आ जाए। डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। फंक्शन है बस, नाम, मतलब जैसे गुड्डू बबलू है ना, उस टाइप से साइन एक्स है, ठीक है। डरना नहीं है। अच्छा चलो हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भागना नहीं है। y इज इक्वल टू, मान लो तुमने एक्सपोनेंट पढ़ा ना, e रेस टू पावर x करके कोई फंक्शन हो जाए, या y इज इक्वल टू मान लो 3x+7 ऐसा करके कोई फंक्शन हो जाए, या फिर y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x-6 ऐसा करके कोई फंक्शन हो जाए। तो इन सारे फंक्शन में बात एक ही है कि भैया एक है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो अंदर वाली वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे x x x x, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। सुनना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे जैसे चेंज होगा डिपेंडेंट वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। राइट। तो देखो, अगर कोई भी फंक्शन लिखा रहे, अगर कोई भी फंक्शन लिखा रहे, तो एक होता है y, जो कि होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पकड़े गया ना, मान लिए ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी फंक्शन चेंज होगा, कोई भी फंक्शन अगर लिखा रहेगा तो अंदर में रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। सुनो कैसे, देखो एक सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x। अगर x की वैल्यू हम लोग 1 रखें तो y की वैल्यू तो हमेशा 2 इंटू 1 हो जाएगी, 2 इंटू एक्स यानी कि 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम लोग 2 रखें तो यहां से y की वैल्यू 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम लोग 3 रखें तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किस पे, x की वैल्यू पे। जैसे जैसे x की वैल्यू बदल रहे हो वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसीलिए हम लोग x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज y इज डिपेंडिंग ऑन x, राइट। अब जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप जानते हो कि ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, निगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये बात आप समझते हो। अब देखो क्योंकि पहला चीज इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन को लिखने का ये तरीका है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो लिखते हैं, इसका मतलब है, इसको पढ़ने का तरीका है कि कोई एक वैल्यू है y जो कि डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। इस नोटेशन का यही मतलब है। इसको पढ़ते कैसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी, राइट। अब देखो जब हम लोग इसकी ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं ना तो हम लोग इस चीज का इंश्योर करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग यही चाह रहे होते हैं कि जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग x एक्सिस में प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस पे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां पे प्लॉट करने वाले हैं हम लोग, x एक्सिस में। अब इसका फिजिक्स से कैसे रिलेशन है बताओ। देखो एक्चुअली जब आप पढ़ते हो ग्राफ वाले क्वेश्चंस तो आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ते हो, आप पढ़ते हो वेलोसिटी टाइम कर्व, है ना, आप पढ़ते हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो कहां इस ग्राफ के अंदर समझो आप टाइम को लेते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि समय किसी पे निर्भर नहीं कर रहा, समय रुका हुआ नहीं है। और जैसे जैसे समय बदलता है उस हिसाब से आपके मोशन में डिस्टेंस बदलता है, वेलोसिटी बदलता है, आपके मोशन में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राफिकल प्लॉटिंग करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोगों को हमेशा टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस पे देखने इसलिए मिलता है क्योंकि टाइम एक कैसा वेरिएबल है, बोलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। जैसे जैसे टाइम बदलता है उस हिसाब से हम लोगों का या तो एक्सेलरेशन, या तो वेलोसिटी, या तो डिस्टेंस, या तो डिस्प्लेसमेंट, या तो स्पीड, ये सब चेंज होती है। इसीलिए हम लोग, ये चीज हम लोगों को हेल्प करने वाला है, राइट, समझ गए। तो अगर हम लोगों को बोले कि भैया इस फंक्शन की ग्राफिकल प्लॉटिंग कर दो, तो देखो हम लोग पहले ग्राफ में कोई एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं, जैसे कि मोशन में कोई रेफरेंस पॉइंट चूज करते थे, रिलेट करते चलना थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मोशन में कोई रेफरेंस पॉइंट चूज करते थे उसी तरह से हम लोग ग्राफ में भी एक रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। और ग्राफ में जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑरिजिन, ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम लोगों को इसकी ग्राफिकल प्लॉटिंग करनी पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे x को चेंज करके देखेंगे। पहले x को 0 रखो तो यहाँ y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, कुछ भी रख सकते हो, वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, x की कोई भी वैल्यू पे आपको y की वैल्यू मिलने वाली है, आपको जो सुविधा लगे आप रख लेना, ठीक है। अब क्योंकि x को यहाँ पे 1 रख के देखो तो यहाँ से y पे कितना मिलेगा, 1 इंटू 2 यानी कि 2, x को 2 रख के देखोगे तो y कितना मिलेगा, 4। उसी तरह से x को अगर 3 रखोगे तो y कितना मिलेगा, 6। तो अगर इस फंक्शन को आपको प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे, इन सारे पॉइंट्स को मार्क करना पड़ेगा। 0,0, 0,0 यहां पे, 1,2 यानी कि 1 यूनिट हम लोग x एक्सिस में चले, देखो x का 1 है, 1 यूनिट x एक्सिस में चले और 2 यूनिट y एक्सिस पे चले। ये देखो ये पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस। तो 1 यूनिट चलना पड़ेगा x एक्सिस में और 2 यूनिट चलना पड़ेगा पॉजिटिव y एक्सिस में, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया,
उसी तरह से 2,4 यानी कि 2 यूनिट चले हम लोग एक्स एक्सिस में और 4 यूनिट चले गए हम लोग वाई एक्सिस में, ठीक है। उसी तरह से 3,6 यानी कि 3 यूनिट चले हम लोग एक्स एक्सिस में और 6 यूनिट चले गए। तो देखो इस वाले को हम लोग 6 मान लेते हैं, तो 6 यूनिट चले गए हम लोग वाई एक्सिस में, तो 3,6। जब x की वैल्यू 3 है तो y 6 है। तुम माइनस में भी रख के देख सकते हो, जब x की वैल्यू -1 आएगी तो y 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जब -1 आ रही है तो y की वैल्यू -2 हो जा रही है। अगर इन सारे लाइंस को तुम कनेक्ट करना चाहो तो ये सारे लाइन कनेक्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। रफ रफ समझ लो, ठीक है। बहुत एक्यूरेट नहीं है ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने खींचा है, बट कुछ इस प्रकार की है ना। ये बात समझ रहे हो, ये फीलिंग आ रही है तुमको, ठीक है। तो ग्राफिकल प्लॉटिंग ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रिटेट कैसे करोगे, इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। इसका मतलब कि अगर तुमसे पूछे, मान लो यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है अभी के लिए, पहले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेगेटिव नहीं होता, तो और ये यहाँ बनेगा भी नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी टाइम तो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो तुमको फिजिक्स में दिया रहेगा, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में तुम नेगेटिव नहीं आ सकते, क्योंकि टाइम में पीछे नहीं जा सकते ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम में पीछे नहीं जा सकते, तो वहां पे नेगेटिव में ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी मान के चलो, अगर इस पोर्शन को हम लोग अभी के लिए ओमिट कर दें, हटा दें, ये वाला पोर्शन मान लो अभी के लिए हटा दें, और तुमको दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो तुमसे पूछेगा कि जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां होगा, तो तुम बोलोगे भैया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल तो ओरिजिन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब टाइम, मान लो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, जब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ोगे तो ये वाई एक्सिस डिस्टेंस हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। तो जब टाइम 0 रहेगा उस समय अपना डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। उसी तरह से पूछेगा कि अगर टाइम t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल, तो तुम देखोगे भैया 1 सेकेंड पे ऊपर की तरफ जाओगे और पता चलेगा कि पार्टिकल ने 2 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो इस तरह का कुछ तुमको इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होगा जब हम लोग डिस्टेंस टाइम कर्व पढ़ रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम का पढ़ रहे होंगे, या फिर एक्सेलरेशन टाइम या वेलोसिटी टाइम, तो वहां पे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है। ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि तुमको फिजिक्स में यूज हो सके। मैथ्स का मैं टीचर ही नहीं, है ना, फिजिक्स के लिए काम है ये। चलो, तो हम लोग मैथ्स वैथ्स नहीं पढ़ रहे यार, हम लोग फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्लोप के बारे में कुछ बातचीत करी थी हम लोगों ने, जरा एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने बोला था कि जो स्लोप है वो है राइज अपॉन रन, राइज अपॉन में रन। यानी कि अगर कोई ग्राफ मेरे को खींचा मिल जाए, अगर मान लो इस तरह से कोई ग्राफ खींचा मिल जाए, मान लो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस इधर है, टाइम इधर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो तुमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, है ना, स्पीड देगा, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, स्पीड देगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो अपने को वेलोसिटी दे रहा होता। तो मान लेते हैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। अगर हम लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो हम लोग देखेंगे कि भैया पॉइंट ए से बी जाने पे क्या चीजें हो रही हैं। पॉइंट ए से बी जाने के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों को इतना राइज करना पड़ा, ठीक है। पॉइंट ए से बी जाने के लिए आपको एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल करना पड़ा, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, और पॉइंट ए से बी जाने के लिए आपको वाई एक्सिस में भी ट्रेवल करना पड़ा। तो ए से बी डायरेक्ट तो नहीं चलेगा होगा, अगर कोऑर्डिनेट वाइज देखो तो ए से हम लोग एक्स एक्सिस में इतना ट्रेवल कर रहे हैं, कितना, यहां से लेके यहां तक, ये हम लोग एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं, और वाई एक्सिस में इतना ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज इन वाई एक्सिस दिखा। तो ए से बी जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हम लोगों को यहां पे चेंज इन एक्स इतना दिखाई दिया और चेंज इन वाई इतना दिखाई दिया। अब स्लोप जो होता है वो राइज अपॉन रन होता है, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। इसीलिए बार बार जब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखा देते हैं, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बनता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप क्या था, राइज अपॉन रन, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। जैसे ही ये वाई और एक्स का जो ग्राफ है, जैसे ही इसको तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बोलने लग जाते हो, तो उस केस में हम लोग इसका जब स्लोप निकालते हैं तो होता तो वो राइज अपॉन रन ही है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स ही है। लेकिन क्योंकि यहां पे चेंज इन वाई में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखने मिलेगा और चेंज इन एक्स में चेंज इन टाइम देखने मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय डेफिनेशन क्या हो जाता था, वेलोसिटी। तो इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे कि जो स्लोप है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो अपने को क्या देगा, वेलोसिटी। उसी तरह से अगर मान लो यहां पे एक्स एक्सिस में टाइम रहे लेकिन वाई एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी का कर्व बना दें, मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, वेलोसिटी है अभी के लिए। तो इस केस में हम लोग देखेंगे स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, है ना। राइज कितना करा, चेंज इन वाई, रन कितना करा, चेंज इन एक्स। तो स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। पर इस केस में चेंज इन वाई, वाई में चेंज हम लोग को किस चीज का मिल रहा है, वेलोसिटी का चेंज मिल रहा है। तो यहां हम लोग बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय, नीचे में क्या मिल रहा है, चेंज इन टाइम मिल रहा है, तो हम लोग यहां बोलेंगे चेंज इन टाइम, राइट। अब देखो याद करो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व हम लोगों को क्या देता था, एक्सेलरेशन की वैल्यू देता था। एक्सेलरेशन को डिफाइन ही ऐसे करते थे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, राइट। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर मिल रहा है, चेंज इन टाइम तुमको नीचे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम लोग मोशन के इंटरप्रिटेशन में यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। अब देखो स्लोप को हम लोग टैन थीटा के बराबर भी बोलते थे, स्लोप को हम लोग ये भी बुलाते थे कि इसको हम लोग टैन थीटा के बराबर बोलते हैं। इसी को हम लोग एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जहां पे जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, राइट। अब देखो टैन थीटा का मतलब क्या है। अब देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी जब तुम गए, जब तुम पॉइंट ए से बी गए तो तुमने कुछ एंगल, जब पॉइंट ए से बी गए तो तुमने कुछ एंगल चला होगा, मतलब पॉइंट ए से बी की तरफ देखो तो राइज मिला होगा, कुछ रन मिला होगा। तो यहां पे एक ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा तुमको, ये वाला ट्राइंगल। अगर आप बच्चे क्लास 10th में हो, आप ये चीज समझते हो तो अच्छी बात है, अगर आप क्लास 9th में हो तो आपको क्लास 10th में ये चीज मिलने वाला है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, नाम भूल जाओ, डरना नहीं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सुन के, बस ऐसा समझो कि एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टैन थीटा। यहाँ पे थीटा जो होता है वो एंगल होता है, और टैन थीटा, अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है ना जिसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला एंगल, एंगल के अपोजिट तुमको क्या मिलता है, परपेंडिकुलर। किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर मिलता है, एंगल के साथ तुमको बेस मिलता है। तो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के साथ तुमको बेस। तो टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो यहां से एक बात समझना, टैन थीटा की वैल्यू ये होती है, ये बात तुम ध्यान में रखो, ठीक है। मैथ्स को ऐसे डिजाइन किया गया है, अब इसमें बहस मत करना ये कैसे होता है, ये होता ही है। टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। बल्कि ऐसे समझो कि किसी ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उस केस में एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है और एंगल के साथ वाला जो साइड है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग टैन थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब समझो टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि इस रेशियो का जो नाम है, जो एक ट्राइंगल के अंदर रेशियो बनता है परपेंडिकुलर और बेस का, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के साथ में जो रहेगा वो बेस रहेगा। ये हाइपोटेनस है, ये तुम जानते हो, हाइपोटेन्यूज को ऐसे लिखते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होता है। तो एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस, और एक हो गया हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल तुम जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों ने पढ़ रखा है। अब देखो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको हम लोग टैन थीटा बुलाते हैं। जहां पे थीटा क्या है, एंगल, कितना डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है ट्राइंगल के अंदर, वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप को हम लोग टैन थीटा भी बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो कहीं ना कहीं टैन थीटा भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो परपेंडिकुलर में हम लोग को राइज ही तो मिल रहा है, परपेंडिकुलर में हम लोग को राइज देखने मिल रहा है, और बेस में हम लोगों को रन देखने मिल रहा है।
तो क्यों ना बोले हम लोग कि tan थीटा इज इक्वल टू राइज अपॉन रन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई क्या आपको? आई होप कि हो गई। अगर नहीं हुई तो आप वीडियो रिवाइंड करके पुराना देख सकते हो, ठीक है, पीछे जाके, दिक्कत नहीं है। चलो, अब जब इतना क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सही है। चलो देखो, टैंजेंट किसी कर्व का निकालना हो, कर्व के किसी पॉइंट पे अगर तुमको टैंजेंट निकालना हो, जो तुम सर्कल चैप्टर पढ़ते हो ना, सर्कल चैप्टर जब तुम पढ़ते हो तो तुम किसी कर्व का टैंजेंट निकालते हो, क्लास 9th में है ये। तो कर्व का टैंजेंट क्या करते हो? टैंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, यानी कि इस पॉइंट पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करना है तो ये इसका टैंजेंट हो जाएगा, क्योंकि कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा है। उसी तरह से किसी भी तरह का शेप हो, उसके ऊपर अगर तुमको टैंजेंट बनाना है तो जिस पॉइंट पे तुमको टैंजेंट ड्रॉ करना है वहां पे एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। जैसे कि मान लो ये वाली लाइन को मैंने जब ट्रेस किया तो मैं बोल सकता हूं ये इस पॉइंट का टैंजेंट है, ठीक है। उसी तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे इस पॉइंट पे टैंजेंट खींचना है तो मैं एक लाइन खींचूंगा जो कि इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, इस पॉइंट पे ये टैंजेंट है, सही है। टैंजेंट का बस एक कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग को डिस्कस करना था। हो सकता है कि कभी ग्राफ के क्वेश्चंस करते वक्त हम लोगों को जरूरत पड़े तो हम लोग वहां यूज करेंगे, ठीक है, तब की तब देखेंगे। अभी के लिए इतना जान लो, बढ़े आगे। अब देखो, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। हम लोगों ने पहले इक्वेशन पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता था, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे जो y है वो कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? बताओ। डिपेंडेंट है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेगी y की वैल्यू चेंज करेगी, तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वो किसी पे निर्भर नहीं कर रहा, x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m हो गया स्लोप और c हो गया इंटरसेप्ट। ये हम लोगों ने पहले बात कर रखा है, इस वीडियो में नहीं, पहले वाले वीडियो में। तो देखो, स्लोप आप समझ गए राइज अपॉन रन को दिखाता है, c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, वो इस बात को दिखाता है कि जो ग्राफ है, जो ग्राफ है वो y एक्सिस को ऊपर कट करेगा या नीचे कट करेगा। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो जो इक्वेशन है वो ऐसा दिखे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये जो c की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मिल रही है ना, इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो y एक्सिस पे ऊपर की तरफ कट करेगा। ये बात समझ रहे हो? ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, ओके। तो हम लोगों को बस ये बताना है कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चलो, अब एक काम करते हैं, हम लोग यहां पे कुछ स्ट्रेट लाइंस प्लॉट करते हैं। ये खींच लिया, ये खींच लिया, ये खींच लिया और ये खींच लिया। कोशिश हम लोगों ने ये की है कि इन लाइंस को प्लॉट करते वक्त हम लोगों ने ट्राई किया, बस ट्राई किया कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो बराबर रहे, ठीक है। ये डिस्टेंस किस चीज को दिखाएगा? चेंज इन एक्स को दिखाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां पे मिलेगा आपको रन और यहां पे मिलेगा वाई एक्सिस में राइज। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग रन को बराबर रखें। तो हम लोग देख रहे हैं कि रन को बराबर रखने पे अगर इसको पॉइंट ए मार्क करें, इसको पॉइंट बी मार्क करें, तो ए से बी पहुंचने पे हम लोगों को ये वाला राइज देखने मिल रहा है। कितना राइज मिल रहा है? ये वाला पोर्शन राइज देखने मिल रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो? इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां से ए से बी जाने पे हम लोगों को इतना राइज देखने मिल रहा है। अगर इस पॉइंट को हम लोग सी मार्क करें, इसको डी मार्क करें, तो हम लोगों को यहां से सी से डी जाने पे ये वाला पोर्शन राइज देखने मिल रहा है, राइट। तो देखो, यहां पे जो राइज देखने मिल रहा है तुमको वो कितना है? इतना। और यहां पे जो राइज देखने मिल रहा है वो कितना है? इतना। तो हर बार अगर इस ट्राइंगल को देखो, मान लो यहां पे इस पॉइंट को हम लोग ई लिख देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग एफ मार्क कर देते हैं। तो अगर ये जो ट्राइंगल है ए बी ई और ये जो ट्राइंगल है कौन सा? सी डी एंड एफ, इस दोनों ही ट्राइंगल में ये जो बी की लेंथ है और जो डी एफ की लेंथ है
दोनों आपको बराबर देखने मिलेगी। तो आप ये बोल सकते हो कि जब हम लोगों ने रन को बराबर रखा, जब हम लोगों ने रन को बराबर रखा यानी कि चेंज इन एक्स को बराबर रखा, तो हम लोगों को चेंज इन वाई बराबर देखने मिला। और ये किस केस में हो रहा है? स्ट्रेट लाइन के केस में। तो स्ट्रेट लाइन के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में चेंज इन वाई बराबर चेंज इन एक्स क्या मिला? कांस्टेंट मिला। यानी कि दोनों ही ट्राइंगल्स में हम लोगों ने एक्स का डिस्टेंस बराबर रखा। मतलब ये जो ए है, यहां पे हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग ए जो है वो बराबर रखे सी एफ के। और उसके बाद हम लोगों को इस ग्राफ के अंदर ये समझ में आया कि जब ए बराबर सी एफ हम लोग रख रहे हैं, यानी कि ये वाला डिस्टेंस ए और सी एफ को जब हम लोग बराबर रख रहे हैं, उस केस में हम लोगों को जो ई बी है वो बराबर देखने मिला एफ डी के। और देखो ए और सी एफ क्या है? रन है, यानी कि एक्स एक्सिस पे होने वाला चेंज। और ई बी और एफ डी क्या है? राइज है, यानी ग्राफ कितना ऊपर गया, यानी कि वाई एक्सिस पे होने वाला चेंज। तो देखो राइज अपॉन रन, जब तुम रेशियो निकालोगे तो देखो ई बी अपॉन ए का जब रेशियो लोगे, इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं इसके ऐसा। अब देखो जब इसका रेशियो निकालोगे तो ई बी अपॉन ए करोगे, बराबर होगा एफ डी अपॉन सी एफ के, बराबर होगा राइज अपॉन रन के। तो ये रेशियो इक्वल आ रहा है ना। तो ये चीज यहां से तुम ये समझ सकते हो कि रेशियो इक्वल आने की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में देखने मिला कि ये रेशियो इक्वल है, तो हम लोग बहुत इजीली ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के केस में जो राइज अपॉन रन का रेशियो होता है वो बराबर होता है। और जब राइज अपॉन रन का रेशियो बराबर होता है तो वही तो स्लोप है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के केस में जब स्ट्रेट लाइन हो तब जो स्लोप होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा। ये तो हम लोगों ने दो लाइन को पकड़ा। तुम एक काम करना, तुम अपनी कॉपी में ऐसे ही एक्स और वाई की प्लॉटिंग करना, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, कैसा वाला भी स्ट्रेट लाइन खींच देना। तुम हमेशा देखोगे अगर तुम स्केल से नाप के इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स लोगे, मतलब चेंज इन एक्स इक्वल इंटरवल में लोगे, जैसे हम लोगों ने यहां पे लिया, और दूसरे दो पॉइंट्स को मार्क करके वहां पे भी इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स लोगे, तो तुमको हमेशा राइज जो है, यानी कि ऊपर में ग्राफ कितना पॉइंट ए से बी की तरफ उठा है और पॉइंट सी से डी की तरफ उठा है, ये बात तुमको हमेशा बराबर मिलेगा। ठीक है, तुम आराम से अगर चाहो तो तुम इसको एक्सपेरिमेंटली अपनी कॉपी में कर सकते हो, अभी के अभी स्केल लेके पेन लेके। बस थोड़ा दिमाग चाहिए, दिमाग भी नहीं चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए और थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए तुम्हारे अंदर, राइट। अगर एकदम सुस्त पड़े हुए हो, आलसी प्राणी हो, तो फिर बात ही अलग है ना। वो सोच के मत रहना कि कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ जीत जाता है इसलिए हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग एग्जाम आएगा तब उठेंगे, और कोई उठाएगा तो उठेंगे वरना नहीं उठेंगे यार, नेक्स्ट बार एग्जाम दे देंगे। वो मत करना, ट्राई करना साथ में साथ करते रहने का, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने साथ याद रखो, प्रैक्टिस करोगे तभी ध्यान में रहेगा। चलो, तो हम लोग अभी 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 क्या कंक्लूड कर रहे थे कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में राइज अपॉन रन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन के केस में सही है। पर अगर कर्व होगा ना, अगर मान लो कि ग्राफ तुम्हारा ऐसा दिख रहा हो, ऐसा दिख रहा हो, तो इस केस में ये सही नहीं है। ठीक है, ओके, चलो। क्योंकि देखो यहां पे अगर तुम रेशियो देखोगे तो यहां पे इतना राइज मिलेगा तुमको, है ना। लेकिन यही रेशियो अगर तुम यहां पे देखोगे तो यहां पे देखो तुमको राइज बहुत कम मिला, इतना का राइज मिला। ये ट्राइंगल देख रहे हो और ये ट्राइंगल देख रहे हो, तो यहां पे राइज तुमको ज्यादा मिल रहा है और यहां पे राइज कम मिल रहा है। ये बात की फीलिंग है। चलो आगे आएगा ऐसा कुछ, देखेंगे हम लोग उस टाइम। चलो पढ़ते हैं हम लोग। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जब हो ना तो उसका स्लोप कैसा होता है। स्लोप के बारे में हम लोगों ने जाना कि भैया स्लोप तो यही है भैया, क्या कि ग्राफ कितना राइज कर रहा है और कितना रन कर रहा है दो पॉइंट्स के बीच में। तो पहले दो पॉइंट कोई भी आइडेंटिफाई कर लो। ये मान लो पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है। हम लोगों ने अपना पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया और हम लोग देखने वाले हैं कि पॉइंट ए से बी में ग्राफ कितना राइज किया और कितना रन किया।
मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है तो मान लेते हैं कि 10 यूनिट है, और यहां से ए से बी में जो यहाँ एक्स एक्सिस में हम लोग चल रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग मान लेते हैं 10 यूनिट चल रहा है। क्या तुमको लगता है हम लोगों ने वाई एक्सिस पे कुछ भी मूव किया है ना? यहाँ पे एक मसल्स भी मूव नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि यू आर नॉट मूविंग अ मसल, अब मतलब एक कहीं से भी तुम शरीर भी नहीं हिला रहे हो उस टाइप से। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस पे बिल्कुल ही मूव नहीं करा, वाई एक्सिस पे थोड़ा भी। देखो पॉइंट ए से बी में अगर इस टाइप का कुछ दिखता तो हम लोग बोल सकते थे हाँ इतने का राइज आया। अगर ए से बी ऐसा दिखता, ये ए रहता ये बी रहता, यहां से नीचे की तरफ जाते तो हम लोग बोल सकते थे कि हाँ पॉइंट ए से बी जाने में इतने का राइज नीचे की डायरेक्शन में आया, यानी कि निगेटिव राइज देखने मिला है ना। ये सब हम लोग बोल सकते थे, पर यहां देखो ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर इसकी ग्राफिकल प्लॉटिंग मान के चलो कि y इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, तो तुम एक बात समझो कि y की वैल्यू a पर भी 6 ही है और y की वैल्यू b पर भी 6 है ना। तो y की वैल्यू चेंज तो हो नहीं रही है, तो चेंज इन y, राइज अपॉन रन इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y कितना देखने मिलेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोगों को y में चेंज 0 दिखाई देने मिलेगा, और चेंज इन x बेटा कुछ भी हो, अगर ऊपर वाला टर्म 0 हो गया ना तो ओवरऑल जो टर्म होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अगर ऊपर वाला ही साथ नहीं दे रहा तो कौन साथ देगा, है ना। तो अगर 0 बाई समथिंग 0 होता है, ये बात तुम जानते हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी तुमको ग्राफ में दिखे, हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी तुमको ग्राफ में दिखे तो तुम उसका क्या बोलोगे? इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? स्लोप होगा इसका 0। ये बात रटना नहीं है, ये बात आप समझते हो कि इसको जब हम लोगों ने ग्राफिकली प्लॉट किया था स्ट्रेट लाइन को, जब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने ग्राफिकली प्लॉट किया तो हम लोगों ने देखा कि वाई में कोई चेंज देखने नहीं मिला, पर एक्स में चेंज दिख रहा था। एक्स में तुम कितना भी चल लो पर वाई में बदल ही नहीं रहा। तो इस केस में राइज अपॉन रन में राइज ही 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी कर लो तो 0 ही आएगा ना, सही है। चलो अब देखो वर्टिकल लाइन के केस में क्या होगा। अगर ये लाइन वर्टिकल है, अच्छा एक और चीज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया इसमें y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। जैसे इस वाले ग्राफ का अगर आपको इक्वेशन लिखना हो कि ये वाला ग्राफ किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू मान लो यहाँ पे 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, x की वैल्यू बढ़ने दो, x की वैल्यू घटने दो। यहाँ पे y की वैल्यू ग्राफ में चेंज वेंज हो नहीं रही है, ठीक है। ये तुम्हारी तरह बिल्कुल ढीठ प्रवृत्ति का बच्चा है, ये जो प्लॉटिंग है। जैसे तुम लोगों को बोला जाता है सुबह उठना है, पर तुमको पता है जब तक 4 गाली सुनोगे नहीं तुम उठने वाले हो नहीं, ठीक है। चलो, तो बिल्कुल x की किसी भी वैल्यू पे y की वैल्यू चेंज वेंज नहीं हो रही है, तो y की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, और जब y की वैल्यू कांस्टेंट है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो हम लोग जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो ये बात ध्यान में रखना कि y की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, राइट। चलो ध्यान में रहेगा, बिल्कुल। अब देखो सिमिलरली अगर लाइन वर्टिकल हो, तो वर्टिकल हो तो देखो x की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, x की किसी भी वैल्यू पे, सॉरी क्या बोलूं मैं इसको। अच्छा तुम बताओ, तुमसे सवाल है, पिछला वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसमें y की वैल्यू कांस्टेंट थी, इसमें बताओ x की वैल्यू कांस्टेंट है या y की वैल्यू कांस्टेंट है? बताओ बताओ। इसमें देखो x चेंज हो रहा था पर y चेंज नहीं हो रहा था, इसी तरह से इसमें x चेंज हो रहा है या y चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर तुम देखो इस पॉइंट पे, अगर यहां से हम लोग मार्क करें, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, अगर y इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू देखें तो हम लोगों को y इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 3 मिली। y इज इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू देखें तो हम लोग को अगेन y इज इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू 3 मिली।
y इज इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू देखो, फिर से 3, 4 पे देखो, फिर से 3, 5 पे देखो, फिर से 3। जिस तरह से तुम ढीठ बच्चे हो उसी तरह से तुम्हारा दोस्त भी तो ढीठ बच्चा है। पिछला वाला हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये वाला वर्टिकल लाइन है। पिछला वाला में y कांस्टेंट, इस वाले केस में हम लोगों को x की वैल्यू कांस्टेंट दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखो तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकल लाइन में x की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है। और अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों को +3 दिखाई भी दे रही है। तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है। पर इंपॉर्टेंट हमारा ये चीज है कि जब हम लोगों का जो लाइन हो वो वर्टिकल लाइन हो, उस केस में हम लोगों का जो x की वैल्यू है वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा एक बात समझो, ये कहां से तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकता है, जब तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पढ़ रहे होगे तो तुम बोलोगे कि अगर इस तरह का प्लॉटिंग तुमको दिया रहे, यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे मान लो टाइम है, तो तुम इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करोगे। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा कि टाइम बढ़ रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है तो टाइम बढ़ रहा है, पर जो ऑब्जेक्ट है ना उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ये बात हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग देख रहे होंगे पूरे इक्वेशंस को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। पर एक बात तुम समझ रहे हो, अच्छा अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, ठीक है, तो तुम ये बात देखते कि अगर इस तरह की प्लॉटिंग तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर मिल जाए तो तुम बोलते कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो क्या वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल सकते हो। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे y चेंज नहीं हो रहा, तो y क्या था, कांस्टेंट था। उसी तरह से ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती तो वेलोसिटी क्या होता, कांस्टेंट होता। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलते थे। और अगर चेंज इन वेलोसिटी देखने ना मिला, चेंज इन वेलोसिटी ही देखने ना मिला, ठीक है, तुमको राइज में क्या मिला, 0, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि भैया अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन बता दो, तो तुम बोलोगे वेलोसिटी में चेंज नहीं दिख रहा, ठीक है, वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, सिंपल। यूज करने वाले हम लोग फिजिक्स में, ऐसी जबरदस्ती का नहीं पढ़ रहे, ठीक है। चलो अगर वर्टिकल लाइन की बात की जाए तो यहाँ पे x कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस केस में अगर बात करें, इसका स्लोप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अगेन स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ओके, इतना तक तो सही है, ये तो हर बार कर रहे हैं। अब अगर बात करोगे कि भैया चेंज इन y कितना आ रहा है और चेंज इन x कितना है, अगर दो पॉइंट्स मार्क करते हैं हम लोग, मान लो कि ये पॉइंट A है और यहां पे मान लेते हैं पॉइंट B है, तो पॉइंट A से B के बीच में अगर देखो, पॉइंट A से B के बीच में अगर देखो, तो यहां पे अगर तुमको चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x चाहिए, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x चाहिए, तो y में चेंज तुम A से B में देखो कितना आया, 5 माइनस 1 का फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। x में चेंज कितना लिखोगे बताओ, x तो A पॉइंट पे भी 3 ही था और B पॉइंट पे भी 3 ही है, तो ये लिखोगे 3 माइनस 0, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 लिखोगे, A पे भी 3 है और B पे भी 3 है, 3 माइनस 3, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से अगर तुम स्लोप देखो तो स्लोप कितना आ गया, समथिंग अपॉन 0। बताओ हीरो कितना होता है समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 को तुम अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोल देते हो, ठीक है। तो इस केस में जो अपना स्लोप होगा वो तुम बोल सकते हो कि भैया अनडिफाइंड है या फिर इनफाइनाइट है। अनडिफाइंड का मतलब है कि इस पॉइंट पे स्लोप डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब हम लोग क्या ही बात कर रहे हैं ये सब कि राइज अपॉन रन के बारे में बात कर रहे हैं, राइज हुआ जा रहा है और रन हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये क्या बात कर रही है, अच्छी बात नहीं लग रही है ना। तो इसलिए स्लोप को हम लोग यहाँ पे अनडिफाइंड बोलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, स्लोप इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि भैया एक्स में कोई चेंज ही नहीं मिल रहा है और वाई तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पता नहीं कहाँ चला जाएगा बड़ा होके, है ना। तो देखो एक्स में कोई चेंज ही नहीं मिल रहा है और वाई बढ़ते जा रहा है, तो जब ऐसा हो रहा है
तो हम लोग बोल रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज। अगर देखो 3 मतलब 3 से 3.000000 ऐसा कुछ 1 है ना, तो अगर देखो चेंज इन वेक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा, एकदम नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, लेकिन उतना ही देर में वाई कितना ज्यादा बढ़ गया, एकदम अनंत तक चला गया है ना, ये आगे चलते चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स जो है, यानी कि राइज अपॉन रन जो है, वो कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो वहां एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि स्लोप कैसा है, इन्फिनिटी है। अब देखो इसका फिजिक्स में क्या यूज है, जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन सा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो तुमको मान लो कि ग्राफ ऐसा दे दे कि ये वेलोसिटी ऐसे जा रहा है और ऐसे चला गया, तुम कहोगे ये तो बहुत गंदी बात कर रहा है। इस केस में अगर तुम बात करो तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगर मान लो, तो तुम सोचोगे कि इस पॉइंट पे यहां तुम देखो ये लगभग स्ट्रेट होता दिखाई दे रहा है। तो जब ये स्ट्रेट होता दिखाई दे रहा है तो देखो यहां पे राइज अपॉन रन जब तुम निकालोगे तो तुमको इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब कि छोटे ही से टाइम में, मतलब ये छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट था वो इनफाइनाइट वेलोसिटी तक पहुंच गया। और क्या इनफाइनाइट वेलोसिटी तक पहुंचना पॉसिबल है? नहीं। हम लोग फिजिक्स में मान के चलते हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड कोई ऑब्जेक्ट जा सकता है वो स्पीड कहां है, वो स्पीड है c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इस स्पीड से ज्यादा कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो हमारे नोन में है जो इससे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। और अगर तुम इस पॉइंट पे इस वेलोसिटी टाइम कर्व को वाई एक्सिस में ऐसे सीधा खड़ा दिखा रहे हो, इसका मतलब तुम सीधा सीधा फिजिक्स के लॉ को चैलेंज कर रहे हो, और तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम फिजिक्स के लॉ को चैलेंज कर दो, है ना। क्योंकि इस केस में अगर तुम ऐसा बोल दो तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तब क्या यार, पूरी फीलिंग खराब होगी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था वो वेलोसिटी दे रहा होता था। अगर इसके स्लोप के बारे में बात करो कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, उस केस में तुम देखोगे कि भैया छोटे से समय के अंदर, ये छोटू सा टाइम के अंदर तुमको जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है वो अचानक से शूट कर जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने मिल रहा है। तो यहां पे जब स्लोप निकालोगे तो राइज अपॉन रन देखोगे, और जब राइज अपॉन रन देखोगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, और वेलोसिटी इन्फिनिटी हो नहीं सकती क्योंकि जो c है, जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट पॉसिबल है, जो मैक्सिमम स्पीड किसी भी चीज का पॉसिबल है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर। तो तुम ये बोलोगे कि भैया ये तो केस पॉसिबल नहीं है, तो ये जो ग्राफ बना के देगा ना क्वेश्चन में एग्जामिनर, तुम उस ग्राफ को बोलोगे कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। इस तरह से हम लोग गलत वाले ऑप्शन को छांटेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तब। ये बात समझ रहे हो? अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता तो उसमें भी एक इंटरप्रिटेशन ये समझ लो कि उस केस में अगर ये डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। और एक्सेलरेशन अगर तुमको यहाँ पे राइज अपॉन रन इन्फिनिटी देखने मिलेगा, यानी कि यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी देखने मिलेगा, इसका मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे तुम इस पॉइंट पे जब स्लोप देखोगे तुमको इन्फिनिटी मिलेगा, यानी कि तुमको इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इन्फिनिटी देखने मिलेगा, और एक्सेलरेशन इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर गलत ऑप्शन निकालना हो, एग्जामिनर तुमको कंफ्यूज करना चाहे, फंसाना चाहे कि इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जब हो या फिर वेलोसिटी टाइम कर्व हो, उस केस में मेरा जो ग्राफ है ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल जैसे ही मेरा ग्राफ जाएगा इट वुड बिकम अ वर्टिकल लाइन, एंड वहां पे टाइम टाइम की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और उस कांस्टेंट टाइम में, मतलब एक कांस्टेंट टाइम के अंदर जो वेलोसिटी है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है बेस्ड ऑन कि तुमको कौन सा कर्व दिया रहेगा वो बिल्कुल शूट कर जाएगा। और उस केस में जब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन बेस्ड ऑन कौन सा कर्व दिया रहेगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस टाइप का कुछ हम लोगों को जरूरत पड़ेगा फिजिक्स के अंदर, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप
राइज अपॉन रन अगर पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि देखो स्लोप वाली बात चेंज नहीं हो रही है, मैं अपनी बात नहीं बदल रहा, जो बात हो चुकी है वो हो चुकी है, हम लोग उसी से आगे बढ़ रहे हैं। एकदम बेसिक चीज स्लोप क्या है कि भैया तुम ग्राफ में कितना वाई में ऊपर जाते हो, इन दो पॉइंट को पकड़ना है। अगर किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, किसी कर्व में आपको स्लोप निकालना है, तो आपको हमेशा क्या करना है, दो पॉइंट पकड़ना है। तो किसी एक पॉइंट को ए मार्क कर दो, किसी एक पॉइंट को बी मार्क कर दो, दो पॉइंट्स पकड़ लिया आपने। अब दो पॉइंट्स के बीच में देखो कि पॉइंट ए से बी जाने का और तरीका क्या है कि पहले एक्स में चलेंगे और फिर वाई में चलेंगे। तो पॉइंट ए से बी जाने के लिए पहले एक्स में चल रहे हैं, फिर हम लोग बी में चलने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब वाई में चलने का ट्राई कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। बता बता के बूढ़ा हो गया हूं, पर तुम हो कि समझते नहीं हो, है ना। तो देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हम लोगों को पहले रन देखना होगा और उसके बाद हम लोग फिर राइज देख रहे होंगे। अगर ये देखें हम लोग पॉइंट ए से बी के बीच में, तो हम लोगों को स्लोप जो होगा वो होगा राइज अपॉन रन का रेशियो, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। तो वाई में जो चेंज आया वो हम लोग को राइज का मिला, और जो एक्स में चेंज आया वो रन का मिला। एक बार मैग्नीट्यूड वाइज देखो कि ये चेंज कैसा है। यहां पे देखो तो y की वैल्यू मान लेते हैं कि यहां पे y की वैल्यू मान लेते हैं 5 होगी। ये 1 2 3 4 5 करके ऐसे ग्राफ में ऊपर नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग। यहां पे मान लेते हैं कि y की वैल्यू हम लोगों को 10 मिल रही है, ठीक है। उसी तरह से यहां पे x की वैल्यू मान लेते हैं कि x की वैल्यू यहां पे मान लेते हैं 10 होगी, और यहां पे मान लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे सेम वैल्यू देख के, यहां पे x की वैल्यू 20 मान लेते हैं, यहां x की वैल्यू 40 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसका राइज अपॉन रन निकालो तो देखो चेंज इन y तुमको पॉजिटिव देखने मिल रहा है, क्योंकि देखो यहां से y में ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, y के डायरेक्शन में किधर मूव कर रहे हो, ऊपर की तरफ। तो देखो ये जो चेंज है, अगर फाइनल माइनस इनिशियल करके तुम चेंज निकालते हो, ये बात तो तुम समझ रहे हो ना, इस बारे में अपनी बात हो चुकी है ना, मुकरना मत। फाइनल माइनस इनिशियल करके चेंज निकालते हैं और ए से बी की तरफ देख रहे हैं, तो हम लोग फाइनली बी को देखेंगे। तो फाइनल बी में जो राइज है, हम लोग कहां पे पहुंचे हुए हैं, y इज इक्वल टू 10 पे पहुंचे हुए हैं बी पे। तो देखो ये 10 जो है माइनस करेंगे इनिशियल राइज का, तो इनिशियल राइज कितना है 5, तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 40 माइनस 20, ठीक है। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25। अपने को कोई मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अपने को ये जरूरत है कि ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। कैसे, इस केस में अगर तुम देखो तो हम लोग पॉइंट ए से बी जब मूव कर रहे हैं तो हम लोग ग्राफ में ऊपर मूव कर रहे हैं। तो हम लोग देखो एक बार फिर से ऐसे देखते हैं, जो स्लोप है ऐसे समझो, ज्यादा मजा आएगा। चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x करके देखते हैं हम लोग स्लोप को। और देखो पॉइंट ए से बी मूव करने के लिए, पॉइंट ए से बी मूव करने के लिए क्या तुमको y में ऊपर जाना पड़ा या नीचे जाना पड़ा, प्लस y डायरेक्शन में मूव करे या निगेटिव y डायरेक्शन में। अगर मान लो इस पॉइंट को ऑरिजिन मान लो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पॉइंट ऑरिजिन है, ऐसा ए वाला जो पॉइंट है उसको ऐसा मान लो कि ये ऑरिजिन है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, और ये माइनस वाई एक्सिस है। तो तुम पॉइंट ए से प्लस की डायरेक्शन में जा रहे हो या माइनस की डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर तुम समझोगे तो तुम देखो पॉइंट ए से बी जाने के लिए आई हैव टू मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। तो हम लोग प्लस वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्लोप निकालोगे तो वाई की जगह पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और एक्स में कैसे मूव कर रहे हो, एक्स में भी तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो, तो एक्स में भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और देखो प्लस डिवाइड बाई प्लस, पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई पॉजिटिव नंबर कैसा आएगा, फाइनली पॉजिटिव नंबर। यही चीज हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि भैया पॉजिटिव स्लोप कुछ इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। ओके देखो एक और चीज देखो, अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, तो देखो पॉइंट अभी भी तुम दो ही मार्क करोगे। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये देखो प्लस एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई एंड नेगेटिव एक्स। अगर ये ग्राफ ऐसा भी होता ना तो अभी भी तुम दो ही पॉइंट मार्क करोगे। और इन पॉइंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए बुला लेते हैं, इसको हम लोग बी बुला लेते हैं। अगर ए से बी जाना है
तो इस केस में अगर तुम स्लोप देखो तो चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x हो जाएगा। अगर चेंज इन y देखो तो a से b जाने पे y पे चेंज कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव का मिल रहा है, तो y पे चेंज मिल रहा है पॉजिटिव का। x में चेंज कैसा मिल रहा है, x में चेंज भी पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि x में इस डायरेक्शन में जा रहे हो और y में इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये भी चेंज पॉजिटिव का है और ये भी चेंज पॉजिटिव वाले का है। तो पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। यानी कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो ही स्लोप पॉजिटिव है, ऐसा कुछ हम लोग रूल सेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं दो पॉइंट्स मार्क करके, दो पॉइंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए हम लोगों को वाई में पॉजिटिव डायरेक्शन जाना पड़ा कि नहीं। अगर पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव जाएंगे नेगेटिव लिखेंगे, सिंपल। उसी तरह से एक्स में हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव चले, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में चले या नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में चले, वो चीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों का रेशियो ले रहे हैं और हम लोग तब बोल रहे हैं कि अब जाके अब समझ में आया कि ये पॉजिटिव स्लोप है, राइट। चलो नेगेटिव स्लोप के बारे में बात करते हैं। भैया सिंपल है, स्लोप के बारे में जब भी बात हो तो सबसे पहले दो पॉइंट मार्क कर लो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम लोग इतनी चर्चा स्लोप के ऊपर क्यों कर रहे हैं, आज रिसर्च कर रहे हैं क्या स्लोप के ऊपर? नहीं नहीं, स्लोप के ऊपर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन के अंदर, उसमें हर बार यार कहीं ना कहीं अपने को डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप पूछ लेता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप पूछ लेता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पूछ लेता है। तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इस तरह से कुछ कुछ आता है। तो जब तक हम लोगों को स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को कैसे अच्छे से लगा पाएंगे, राइट। इसलिए चलो, तो नेगेटिव स्लोप के बारे में बात करें, अगर पॉइंट ए से बी तक जाना है तो अगेन वही जो राम कथा हम लोगों ने पढ़ रखी है कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई, अगर पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हो तो वाई में कैसा चेंज देखने मिल रहा है, वाई में क्या जा रहे हो, ये निगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो चेंज इन वाई तो हम लोगों को क्या देखने मिल रहा है, नेगेटिव देखने मिल रहा है, डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। ए से बी जाने के लिए देखो बेटा, ए से बी जाने के लिए अगर हम लोग देखें तो इधर चले फिर इधर चले तब जाके ए से बी पे पहुंचे, ठीक है। हम लोग ऐसा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं उसमें हम लोग एक्स और वाई में ट्रैवल करके किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो हम लोगों को या तो पहले एक्स में ट्रैवल करना पड़ेगा, जैसे इस केस में करा कि एक्स में पहले ट्रैवल कर लो फिर वाई में कर लो, या तो ऐसे कर सकते हो कि पहले वाई में ट्रैवल कर लो फिर एक्स में कर लो। तो अभी देखो वाई में पहले हम लोगों को निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ा, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू में हम लोगों ने नेगेटिव लिखा है। अब देखो वाई में हम लोग नेगेटिव ट्रैवल कर रहे हैं और एक्स में हम लोग पॉजिटिव ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव अपन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रटे रहते हो ना तुम लोग, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, है ना, मूंगफली भेज दोगे। अब देखो ये माइनस प्लस क्या होता था, नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करोगे पॉजिटिव नंबर तो ओवरऑल क्या होगा, अपने को नेगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ ये चीज जो था वो स्लोप के बराबर ही तो था, तो यहाँ पे अपने को जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ओके। इसका मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हम लोग ग्राफ के लिए छोड़ देते हैं, जब हम लोग ग्राफ वाले न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अगर यहीं पे सारा इंटरप्रिटेशन हो गया तो फिर वो पढ़ाने का मतलब ही नहीं है ना, बस ये बेसिक समझ के रखो, हम लोग वहां पे बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे। अब देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है क्योंकि चेंज इन वाई देखने नहीं मिलता, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा चेंज इन वाई देखने को मिलता है बे, और एक्स में कोई चेंज नहीं दिखता। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग मार्क कर देते हैं और देखते हैं कि भैया एक्स में कैसे चल रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, सिमिलरली वाई में कैसे चल रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में। अब देखो इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप, ये दो बला और है, इसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो इंक्रीजिंग स्लोप किस बारे में बात करता है, इंक्रीजिंग स्लोप के बारे में बात करो। देखो पहले तो ये बताओ कि ये स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पहले ये बताओ, तुम ये बताओ, ये बताओ। अब पॉजिटिव और निगेटिव स्लोप बताने के लिए आप बोलते हो कि भैया दो पॉइंट तो हम लोगों को मार्क करवा दो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो पहुंचाओ। तो देखो पहले एक्स में ट्रेवल करते हैं, उसके बाद हम लोग वाई में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एक्स में पहले ट्रेवल करें तो यहां पे अगर तुम स्लोप देखोगे इस पॉइंट का, ये विजिबल है, हाँ विजिबल है,
स्लोप देखोगे चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। अगर वाई में चेंज तुम देखना चाहो तो वाई में चेंज कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। ये देखो ए से बी तक गए तो वाई में कैसा चेंज दिख रहा है? वाई में किधर चले? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहां पे चेंज इन वाई मिला पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पे एक्स में चेंज कैसा देखने मिला? एक्स में भी चेंज अपने को देखने मिला पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग को यह पता चला कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अगर हम लोग को इंक्रीजिंग है स्लोप या डिक्रीजिंग है ऐसा बताना है तो हम लोग देखते हैं कि स्लोप वाई एक्सिस के पैरेलल होने जा रहा है या एक्स एक्सिस के पैरेलल होने जा रहा है। अगर स्लोप वाई एक्सिस के पैरेलल होता दिखाई दे रहा है तो स्लोप को इंक्रीजिंग बुलाते हैं, और अगर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होता दिखाई दे रहा है तो स्लोप को डिक्रीजिंग बुलाते हैं। देखो क्यों। इतना तो समझ में आ गया कि भैया यहां जो स्लोप का रेशियो है पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो यहां से स्लोप पॉजिटिव आया, तो यहां से हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। उसी तरह से इस केस में भी हम लोग स्लोप देख लेते हैं। इस केस में हम लोग यहां पहुंचे पॉइंट ए पे, सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया पॉइंट बी को, और हम लोग यहां से ए से बी जाना चाह रहे हैं। तो पॉइंट ए से बी जाने के लिए पहले हम लोग थोड़ा वाई में ट्रेवल कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा एक्स में ट्रेवल कर लेते हैं। हम लोगों ने ये बात नोटिस करा कि भैया इस बार जो हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं ना वो बात नहीं है जो पिछले वाले में थी। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स जब देखोगे तो तुम देखो चेंज इन वाई तुमको ए से बी जाने के लिए किधर जाना पड़ा? निगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ये चेंज इन वाई कैसा हो जाएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है। और चेंज इन एक्स कैसा आएगा? चेंज इन एक्स कैसा आएगा बताओ? चेंज इन एक्स पॉजिटिव का आएगा, है ना। तो नेगेटिव अपन पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहां पे स्लोप हम लोगों को कैसा देखने मिल रहा है? नेगेटिव देखने मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, वहां पे स्लोप नेगेटिव है, और फिर भी हम लोगों ने दोनों ही ग्राफ्स को इंक्रीजिंग स्लोप में क्यों कैटेगराइज कर रखा है? ठीक है। इस चीज के लिए जरा हम लोग स्ट्रेट लाइन प्लॉट करके देखते हैं। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं। सिमिलरली हम लोग यहां पे भी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से देखो इस तरह का कुछ काम, इसी टाइप का कुछ काम हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है वो बताने के लिए किया था। देखो हम लोग पढ़ रहे थे कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम लोग पॉइंट्स मार्क कर रहे थे, दो की जगह इस बार 4 पॉइंट्स मार्क कर रहे थे ए बी सी डी, और हम लोग वहां पे ये फाइंड आउट कर रहे थे कि रन सेम रखने पे राइज कैसा मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे थे रन सेम रखने पे दोनों केस में राइज सेम मिल रहा था, तो रन सेम रखने पे राइज सेम मिल रहा था, तो दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट मिल रहा था। इस वजह से हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा ही कांस्टेंट आता है। अब इस केस में अगर ये बात देखी जाए तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है, हमारी ये कोशिश रही है कि हम लोग यहाँ पे ये जो पोर्शन है रन, ये दोनों ही केस में बराबर रखें, ठीक है। ये दोनों ही केस में बराबर रखें, ओके। अब हम लोग राइज के बारे में देखना चाहेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को यहां पे इतना राइज देखने मिला है, यहां से लेके यहां तक का राइज, ठीक है। और यहां पे अगर देखो तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को यहां से लेके यहां तक का राइज देखने मिला है, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों ग्राफ्स मतलब इन पॉइंट्स के बीच में देखो तो यहां देखो, यहां से लेके यहां तक लगभग अपने को छोटू सा राइज देखने मिला है ना। लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखें तो यहां से लेके यहां तक अपने को इतने बड़े पोर्शन का राइज देखने मिला है।
तो आप एक बात फील कर पा रहे हो कि अगर बात की जाए इस वाले पोर्शन की, तो यहां पे राइज इतना देखने मिल रहा है ना। लेकिन अगर बात की जाए इस वाले पोर्शन की, तो आपको यहां से यहां तक का राइज देखने मिल रहा है। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो स्लोप है वो राइज अपॉन रन है, तो हम लोग हमेशा ट्राई कर रहे हैं अपने ग्राफ को रीड करने का रन को कांस्टेंट रख के। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रन अपना चेंज नहीं हो, यानी कि जो एक्स का जो इंटरवल हम लोगों ने लिया है, एक्स के इंटरवल को हम लोग कांस्टेंट रखने का ट्राई कर रहे हैं। यानी कि अगर ये वाले स्ट्रिप की मोटाई देखें और ये वाले स्ट्रिप की मोटाई देखें, तो हम लोगों ने ये कोशिश करी है बहुत ही ईमानदारी से कि ये दोनों मोटाई सेम रहे। उसी तरह से ये वाले एक्स का इंटरवल और ये वाले एक्स का इंटरवल हम लोगों ने सेम रखने का ट्राई किया है, पर उस एक्स के इंटरवल में हम लोगों को वाई का चेंज अलग अलग देखने मिल रहा है। अगर इस केस में देखें तो हम लोगों को वाई का बहुत छोटा सा चेंज देखने मिला। इस पॉइंट को हम लोग मार्क करना भूल गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर देते हैं। ये रहा अपना पॉइंट। ये देखो ए बी है, इसको मान लो, इसको ऐसे मान लो, ओके, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहां पे इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। अब सही है? ठीक है, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ये अपना पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो देखो यहां पे ए से बी के बीच में एक्स का इंटरवल सेम है, यानी कि अपना जो रन है वो कैसा है, सेम है, लेकिन जो राइज है वो छोटू सा है। लेकिन यहां सी से डी के बीच में तुमको राइज ज्यादा देखने मिला है। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ रन में यहां पे राइज ज्यादा दिखने मिला है, यानी कि तुम्हारा कहीं ना कहीं स्लोप इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्लोप होता है वो राइज अपॉन रन का रेशियो होता है। तो अगर तुम्हारा रन जो है वो बराबर है, मतलब रन कांस्टेंट है, रन की कोई वैल्यू जो है वो फिक्स है, लेकिन तुम्हारा राइज बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो तुम्हारा स्लोप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस केस में देख रहे हो तुम्हारा रन सेम है, इसमें रन सेम है, लेकिन राइज यहां पे इतना है, राइज यहां पे इतना ज्यादा है। तो रन सेम है लेकिन राइज बढ़ रहा है, तो ये स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। उसी तरह से यहां पे देखो रन तुम्हारा सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, रन सेम है, पर तुम्हारा जो राइज है यहां पे देखो छुटकू सा राइज मिला है, ये वाला पोर्शन राइज का है, लेकिन यहां पे इतना राइज मिला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस केस में तुम देखो अगेन राइज बढ़ रहा है, रन को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, तो अपना स्लोप कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस स्लोप को पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, और ये स्लोप होता है नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। ये बात सही है? चलो आगे बढ़े। अब जब अगर तुम वो बात समझ चुके हो तो यहां पे समझना और आसान होगा, क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप का लॉजिक हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो पहले तो ये इसमें से कौन सा स्लोप पॉजिटिव है कौन सा स्लोप नेगेटिव है वो देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग पॉइंट्स को मार्क करें तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी जाने के लिए जो स्लोप होगा वो क्या होगा, राइज अपॉन रन होगा, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स होगा। तो देखो चेंज इन वाई, ए से बी जाने पे जो चेंज इन वाई आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो चेंज इन वाई यहाँ पे पॉजिटिव है, डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, अगेन चेंज इन एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो यहां से जो अपना स्लोप मिला वो कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। ये बात सही है? तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं इस वाले ग्राफ के लिए स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। अब देखो दूसरे ग्राफ के लिए देखते हैं, दो पॉइंट्स को मार्क करना है, बोलो मेरे लाल। पॉइंट ए और पॉइंट बी को मार्क कर लिया हम लोगों ने। अब देखो ए से बी जाने के लिए या तो पहले एक्स में चल लो या तो पहले वाई में चल लो, अभी पहले हम लोग वाई में चल लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए से बी जाने के लिए जो हम लोग का वाई में जो चेंज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ चलना पड़ रहा है। तो यहां पे जो स्लोप है हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इस केस में वाई में जो चेंज है वो कैसा दिख रहा है, हम लोगों को नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो एक्स में चेंज है ए से बी जाने के लिए, एक्स में किस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव में,
पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये रेशियो कैसा आएगा, ये रेशियो आएगा नेगेटिव। यानी कि इस केस में, कौन से वाले केस में, इस वाले केस में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप है कि डिक्रीजिंग स्लोप है, वो कैसे डिसाइड करोगे, तो हम लोग ऐसा डिसाइड करने के लिए 4 पॉइंट्स को मार्क करते थे, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ रन लेते थे, यानी कि एक्स में जो इंटरवल्स हैं उनको इक्वल लेते थे, और वहां पे देखते थे कि वाई में जो होने वाला चेंज है उसमें क्या फर्क पड़ा, राइट। तो हम लोग एक बार फिर से वही काम करते हैं जो हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में कर रखा है, ठीक है। तब तक तुम अपनी कॉपी में ये ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम कॉपी में ड्रॉ करके देखो और तुमको वहां से कुछ कंक्लूजन मिले, तब तुमको लगे कि हाँ कुछ मैंने किया, सेटिस्फैक्शन आएगा, राइट। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इक्वल इंटरवल इन एक्स ट्राई करेंगे बनाने का। तो देखो ये पॉइंट यहां से हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे इतना ही इंटरवल हम लोग यहाँ पे बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इतना ही इंटरवल हम लोग यहां बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ओके ये तो जूम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ इसको। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इसको हटाओ। देखो ये वाला इंटरवल, 2 पॉइंट्स को मार्क करा हम लोगों ने, बल्कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स की जरूरत है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इक्वल इंटरवल इन एक्स को लेने का। तो यहाँ पे जो एक्स का इंटरवल हम लोगों ने यहाँ पकड़ा है, इस मोटी सी स्ट्रिप को, इतना ही मोटा स्ट्रिप हम लोग यहाँ भी लेना चाहेंगे, ठीक है। ओके चलो तो हटाओ। अब देख अगेन हम लोगों को राइज अपॉन रन का देखना है कि उसके साथ क्या बदलाव हो रहा है। तो अगर पॉइंट, पहले पॉइंट्स को अपना चेंज कर लेते हैं, ए बी सी डी मार्क कर देते हैं, तुम भी करके देखो अपनी कॉपी में। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। उसी तरह से ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एंड ये हो गया डी, ठीक है। अब देखो हम लोग यहां से यहां तक कोशिश करा हम लोगों ने कि राइज को बराबर रखें, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों में चेंज इन एक्स का जो लेंथ है वो बराबर रखने का ट्राई किया। तो हम लोगों को दिखा कि ऐसा करने से यहां पे जो चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है वो देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और यहां पे जो चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है वो कितना बड़ा है, मात्र इतना सा। तो यहां चेंज इन वाई ज्यादा है, यहां चेंज इन वाई कम है। उसी तरह से अगर इसके बारे में बात करें तो देखो स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, मैं ये बात मानता हूं, क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में देखोगे तो तुम देखोगे कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है। उसी तरह से हम लोग यहां पे देखो तो यहां स्लोप नेगेटिव है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम लोग को नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, इसलिए माइनस अपॉन प्लस का जो रेशियो वो नेगेटिव आ जा रहा है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें जिसमें कि स्लोप पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जो यहाँ पे रन है यानी कि चेंज इन एक्स है उसको कांस्टेंट रखें, और उस केस में हम लोगों ने चेंज इन वाई देखने की कोशिश की। तो देखो यहाँ पे बड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चेंज कैसा हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। मतलब शुरुआत में ये जो चेंज था वाई में इतना देखने मिल रहा था, उतना ही इंटरवल ऑफ एक्स में, बाद में वही इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स में वही जो चेंज है वो छोटा देखने मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि धीरे धीरे जो हम लोगों को चेंज हो रहा है वो चेंज देखने तो मिल रहा है, पर रेट ऑफ चेंज स्लो होते जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होते जा रहा है। यानी कि शुरुआत में जो एक्स के इंटरवल में हम लोगों को जो चेंज मिल रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने पे उतने ही एक्स के इंटरवल में उतना बड़ा चेंज देखने नहीं मिल रहा है। शुरुआत में जो एक्स के इंटरवल में हम लोगों को चेंज देखने मिल रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते वक्त उतने ही एक्स के इंटरवल में उतना बड़ा चेंज देखने नहीं मिल रहा है। शुरुआत में
जो x के इंटरवल में हम लोगों को इक्वल इंटरवल ऑफ x में जो चेंज देखने मिल रहा था y में, देखो शुरुआत में देखो इतना बड़ा चेंज देखने मिला। ये पॉइंट ए भी मार्क कर लेते तुम्हारे लिए। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। यहां पे देखो यहां चेंज तुमको कितना देखने मिला, इतना y में। यहां पे चेंज कितना देखने मिला, एकदम छोटू सा, एकदम छोटू सा, शुरू होते ही खत्म हो गया, देखो तो, है ना। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चेंज तो देखने मिल रहा है, चेंज देखने मिल रहा है, ये बात सही है, पर जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो गया, वो पहले की तरह उतना ज्यादा चेंज देखने नहीं मिल रहा। जैसे जैसे तुम ग्राफ में आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, तो शुरुआत में देखो, अगर तुम यहां पे चेंज देखो इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स के अंदर, अगर तुम यहां पे चेंज देखो इतना बड़ा चेंज देखने मिलेगा, यहां पे देख रहे हो इतना छोटा चेंज मिल रहा है, यहां देख रहे हो और छोटू सा चेंज मिल रहा है। तो ये बात समझ रहे हो ना कि चेंज तो देखने मिल रहा है, पर वो जो चेंज है उसका जो रेट है वो स्लो हो गया है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग स्लोप। तो इंक्रीजिंग वाला तुमने समझा है, तो डिक्रीजिंग वाला तुम लोग डिकोड कर पाए होगे। तो हम लोग ये बात समझते हैं कि इसको हम लोग, ये तो इसमें स्लोप पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव स्लोप लिखेंगे, और क्योंकि यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, क्योंकि जो चेंज इन वाई देखने मिल रहा है वो धीरे धीरे कम मिल रहा है। इस केस में राइज अपॉन रन धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इस केस में अगर तुम राइज अपॉन रन को देखोगे तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें जो राइज है वो आगे चल के हम लोगों को और छोटा मिल रहा है, लेकिन हम लोगों ने रन की वैल्यू को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो इस केस में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, राइट। चलो इतनी बात समझ में आई। अब जरा थोड़ा और समय लेके हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के ऊपर, कि ग्राफ में अगर तुमको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो, तो x में अगर वैल्यूज चेंज हो जाए, मतलब x को x+3 से रिप्लेस कर दें, x+5 से रिप्लेस कर दें, तो ग्राफ किधर साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये चीज शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। अगर फंक्शन में y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो, उस केस में पूरे फंक्शन के बाहर में कोई चीज ऐड या सबट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा। अभी बस हम लोगों ने बातचीत करी है, जब हम लोग इस चीज को देखेंगे तो बड़ा आराम से देखेंगे और समझ में आएगा, इजी चीज है ये, सबसे ज्यादा इजी चीज है, ठीक है। चलो अब देखो, ग्राफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शिफ्ट होता है। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो ग्राफ है ना, वो हम लोगों ने कोशिश कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचने के लिए। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, तो देखो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x है, यानी कि x अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू 1 रखने पे y 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखने पे y 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, x की वैल्यू 3 रखने पे y 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा, x की वैल्यू को 4 रखोगे तो y 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा। उसी तरह से x की अगर निगेटिव वैल्यूज भी हम लोग रखें, x की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो माइनस भी रखने पे यहाँ पे वैल्यू जो होगी पॉजिटिव मिलेगी। x की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को कहीं भी इस वाले इक्वेशन में ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि y की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल हो जो कि निगेटिव हो जाए, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जो भी वैल्यू तुम x की दोगे या तो पॉजिटिव वैल्यू दोगे या तो निगेटिव वैल्यू दोगे, उसका स्क्वायर करने की वजह से वो हमेशा ही कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू। इसलिए ये ग्राफ निगेटिव y एक्सिस में प्लॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू अगर तुम -2 भी रख दोगे, तो मान लो x की वैल्यू -2 यहाँ पे, पर वहां पे y की वैल्यू +4 मिल जा रही है, तो तुमको यहां जाना पड़ जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कुछ ऐसी वैल्यू है, और इक्वेशन इस प्रकार है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इस वाले फंक्शन में, ये जो y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें अगर हम लोग कुछ चेंज कर दे, कुछ खुराफात कर दे, तो क्या होगा। अगर
ये बात समझ रहे थे कि y इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये वाला पॉइंट है 0,0। एक्स की वैल्यू जब जीरो, जब y की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। एक्स की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी। कुछ इस तरह से चल रहा है ये चीज। तो वो पॉइंट्स मार्क कर करके हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। ये बात तुम लोग समझते हो, इतने बच्चे हो नहीं, ठीक है। अब समझो इस बात को कि अगर हम लोग x को रिप्लेस कर दें x माइनस थ्री से, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर का ग्राफ खींचने बोल दें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम लोग समझ चुके हैं, ऐसा बनेगा, ठीक है। प्लॉट कर करके देख लेना, बहुत सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना और फिर वहां से मिला के एक कर्व लगा देना, ठीक है। तो ये जब तुम समझ गए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये वाला, तो अगर तुमसे कोई बोले कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर का ग्राफ खींच दो, तो फिर तुम कहोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है। बट हाँ, अगर तुमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ देखा है तो तुम इस ग्राफ को बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर का, ठीक है। आओ देखते हैं अभी जस्ट कि हम लोग इसको करते कैसे। देखो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो होता है ना, वो तुमको ग्राफ में तब देखने मिलेगा जब तुम्हारा जो x है, जब तुम्हारे फंक्शन के अंदर x जो है वो रिप्लेस हो जाए, यानी कि जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उस वैल्यू में अगर तुमको कुछ रिप्लेस होता हुआ दिखाई दे, तब तुमको देखने मिलेगा ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है। अगर तुमको ग्राफ के अंदर वैल्यू ऑफ एक्स किसी चीज से रिप्लेस होती दिखाई दे, जैसे देखो इस वाले इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो x की जगह देखो शुरू में ग्राफ का इक्वेशन कुछ ऐसा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ ऐसा था। लास्ट वाले स्लाइड में हम लोगों ने इस चीज को देखा। जैसे ही x को तुम x माइनस थ्री से रिप्लेस कर दो तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेगा। कैसा शिफ्ट करेगा? हॉरिजॉन्टल, यानी कि x एक्सिस के ऊपर ग्राफ की शिफ्टिंग तुमको दिखाई देने वाली है। तो जैसे ही हम लोगों ने ग्राफ में x को रिप्लेस कर दिया, x को क्या किया? रिप्लेस कर दिया x माइनस थ्री से, तो वी हैव सीन अ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग इन द ग्राफ, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कैसी होती है? अगर हम लोग x को रिप्लेस कर रहे हैं किसी टर्म से जो x माइनस थ्री टाइप का दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस दिखाई दे रहा है, अगर यहां माइनस दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी जो ग्राफ की शिफ्टिंग होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और ये देखो -1 यूनिट है, ये -2 यूनिट है, ये -3 यूनिट है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर तुमको प्लॉट करना था, तुम एकदम मस्त मगन ये वाला खींच के बैठे हुए थे, एकदम खुश थे कि हाँ हाँ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मजा आ गया। लेकिन अगर तुमको y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर खींचना पड़ा तो तुम्हारे पसीने छूट गए कि ये वाली वैल्यू तो हम लोगों ने सीखी नहीं है, तो करना कैसे? तो देखो जब भी ग्राफ में x की वैल्यू पूरी की पूरी x की वैल्यू रिप्लेस हो जाए, जहां पे x लिखा हुआ था, देखो इस फंक्शन में x का स्क्वायर था तो x की जगह पे x माइनस थ्री आया ना, तो यहां पे x की वैल्यू को रिप्लेस करके क्या आया? x माइनस थ्री आया। जब ऐसा दिखाई दे तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, ठीक है। जब इनसाइड द फंक्शन वैल्यू शिफ्ट हो जाए, इसको तुम क्या बोल रहे हो? y एज अ फंक्शन ऑफ, शुरुआत में इसको क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो y एज अ फंक्शन ऑफ x है। अभी तुम क्या बोल रहे हो? y इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस थ्री टाइप का। तो जब इनसाइड द फंक्शन तुमको दिखाई दे इस चीज का रिप्लेसमेंट, तो तुम क्या करोगे? ग्राफ को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करोगे और कुछ इस प्रकार करोगे कि अगर यहां पे नेगेटिव साइन है तो तुम ग्राफ को पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे। याद रखना, अगर यहां पे नेगेटिव साइन है, आई रिपीट कि अगर यहां पे नेगेटिव साइन है तो तुम ग्राफ को याद से नेगेटिव साइन होने की वजह से पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट करने वाले हो, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग शुरुआत में कुछ ऐसा था, ये ग्राफ शुरुआत में कुछ कैसा था? ऐसा था। क्योंकि यहां पे x माइनस थ्री है तो नेगेटिव साइन होने की वजह से ये जो ग्राफ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यहां पे 3 है ना, -3 है, माइनस होने की वजह से पॉजिटिव x डायरेक्शन में 3 यूनिट शिफ्ट होगा क्योंकि वहां पे 3 लिखा हुआ है। तो यहां देखो पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हो गया? 3 यूनिट शिफ्ट हो गया। और जब शिफ्ट हुआ तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा? इस प्रकार का। देखो जो ये रेड वाला इक्वेशन है उसको हम लोगों ने रेड वाले कर्व से रिप्रेजेंट करा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन ये वाला, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो भैया हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा जब x को रिप्लेस किया जाए, और क्योंकि यहां माइनस साइन है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट होगा।
तो माइनस साइन होने की वजह से इसको हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। -3 था इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया। क्या ये बात आसान है? बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला तुम खुद से ट्राई करके देखो कैसा रहेगा। x + 5 का होल स्क्वायर है, तो यहां y = x² का ग्राफ तुमको प्लॉट करने आता था। x - 5 का होल स्क्वायर x + 5 का होल स्क्वायर तुमको प्लॉट करना है। तो देखो प्लस साइन की वजह से, माइनस साइन जब होता था तो हम लोग किधर शिफ्ट करते थे? माइनस साइन की वजह से हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट करते थे। तो प्लस साइन की वजह से हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट करने वाले हैं। कितना शिफ्ट करना चाहिए? हम लोगों को शिफ्ट करना चाहिए 5 यूनिट। तो ये मान लो ये क्या हो गया, तो ठीक है, ये हो गया -4 और ये हो गया -5। तो हम लोगों को 5 यूनिट शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां प्लस साइन है तो हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट करेंगे। मतलब जो साइन है उसके अपोजिट वाले एक्सिस में शिफ्ट करना है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगी क्योंकि एक्स को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, एक्स को रिप्लेस करने की वजह से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। फंक्शन के इनसाइड में कुछ छेड़खानी हुई है तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, और जो साइन लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग है। तो यहां पे प्लस साइन है इसीलिए हम लोग इसको शिफ्ट तो करेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पे जो साइन था वो प्लस का था, साइन यहां पे प्लस का था, इसीलिए हम लोग जो शिफ्ट करेंगे वो माइनस के डायरेक्शन में करेंगे। और 5 यूनिट का प्लस साइन था तो हम लोग 5 यूनिट का नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग करेंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, प्लॉट कर लोगे? ठीक है, बिल्कुल कर लोगे। y = x², पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, जो कि ऑरिजिन से होके गुजर रहा था, इसको पैराबोला बोलते हो। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे -3 x को रिप्लेस किया x - 3 से, तो यहाँ पे पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्टिंग दिखाई दी 3 यूनिट की। क्योंकि यहाँ पे x को रिप्लेस किया x + 5 से, तो प्लस की वजह से हम लोगों को नेगेटिव x डायरेक्शन में शिफ्टिंग दिखाई दी, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग 5 यूनिट। ठीक है, इजी, बिल्कुल। अब देखो वर्टिकल शिफ्टिंग समझो। अगर आउटसाइड द फंक्शन हम लोग कुछ छेड़खानी करें, यहां पे तो x को ही रिप्लेस कर दे रहे थे ना, तो इनसाइड द फंक्शन कुछ छेड़खानी हो जा रहा था। अगर हम लोग आउटसाइड द फंक्शन छेड़खानी करें, यानी कि अगर इसको तुम बोलो कि y = ये जो है वो फंक्शन ऑफ x है, यानी कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। तो अगर इस वाली इक्वेशन को तुमको रिप्रेजेंट करना हो तो ये तुम बोलोगे y = फंक्शन ऑफ x - 2। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना हो तो तुम बोलोगे y = फंक्शन ऑफ x + 5। ठीक है, तो देखो पिछला वाला हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग था, जब x की वैल्यू ही रिप्लेस हो जाती थी तो हम लोग हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करते थे। अभी x की वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही है, जो x की वैल्यू है वो बनी है। पहले x की वैल्यू x² थी, मतलब x वाला जो फंक्शन था वो तुमको x² देखने मिल रहा था, अभी उसमें -2 घटा दिया है हम लोग ने, -2 लगा दिया है, या फिर हम लोगों ने +5 लगा दिया है। तो ऐसा जब कंडीशन बने जहां पे x को रिप्लेस नहीं किया गया, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल शिफ्टिंग करेंगे। और वर्टिकल शिफ्टिंग में क्या होगा, ये जो अपना फंक्शन है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो जो चीज पिछले वाले में हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में करते थे ना, वैसा इसमें नहीं करना। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में तुम देख रहे थे कि अगर यहाँ निगेटिव साइन होता था तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्टिंग करते थे। वर्टिकल शिफ्टिंग में क्या होगा कि अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पे जो हम लोग ये शिफ्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे x - 2 है तो नेगेटिव x डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा, कितना, 2 यूनिट का। तो अगर इसकी बात करें तुम्हारे समझने के लिए, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो ये जो रेड वाला कर्व दिखाई दे रहा है तुमको, जो रेड वाला कर्व दिखाई दे रहा है, इस रेड वाले कर्व का ये इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन किसका है, y = x² - 2 का। y = x² का इक्वेशन ये था, -2 लगाने की वजह से हम लोगों ने इसको नेगेटिव y डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, कितना, -2 यूनिट। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2। उसी तरह से अगर तुम देखो y = x² + 5 का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो अब तुम समझदार हो, तुम बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ये चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, तो हम लोग उसी हिसाब से वर्टिकल शिफ्टिंग करेंगे। अगर इनसाइड द फंक्शन यानी कि x को रिप्लेस करते तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, अगर आउटसाइड द फंक्शन करेंगे
तो हम लोग y में शिफ्ट करेंगे, यानी कि वर्टिकल शिफ्टिंग करेंगे। तो अगेन हम लोग पकड़ते हैं अपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को, पुराने वाली इक्वेशन को, और यहां से हम लोगों को, क्योंकि +5 है, x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +5 से, तो हम लोग को 5 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो मान के चलो अगर हम लोग इसको डिनोट करें, 1 मिनट, अगर हम लोग इसको डिनोट करें 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट ऊपर ग्राफ किधर हो गया, शिफ्ट हो गया वर्टिकल एक्सिस पे। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, वर्टिकल शिफ्टिंग बुलाते हैं। तो देखो तुम्हारे समझने के लिए ये ग्रीन वाला कर्व को हम लोगों ने ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये बात समझ रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्टिंग तुम लोग समझते हो, ठीक है। अब एक बार तुम जरा इस चीज को समझो और रजिस्टर करो। कितना टाइम, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्टिंग हम लोग वाइंड अप करते हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के बारे में अगर बात की जाए तो देखो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट फंक्शन के इनसाइड होता था, मतलब x को रिप्लेस किया जाता था। x को रिप्लेस करके हम लोग x की जगह x+3 या x+5 या x+10 या कुछ भी रख सकते थे। ये केस किस में होता था, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के अंदर होता था, ठीक है। तो हम लोग अगर प्लस का साइन होता था तो हम लोग नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करते थे, अगर माइनस का साइन होता था तो हम लोग पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट करते थे, ठीक है। उसी तरह से वर्टिकल शिफ्ट जो होता है ना, वो आउटसाइड द फंक्शन देखने मिलता है। हॉरिजॉन्टल किधर मिलेगा, इनसाइड द फंक्शन, वर्टिकल किधर मिलेगा, आउटसाइड द फंक्शन। तो वर्टिकल शिफ्ट में जो तुम्हारा जो वैल्यू जो लग रहा होगा वो किधर लगेगा, वो फंक्शन के बाहर जाके ऐड होगा, ये फंक्शन के बाहर जाके ऐड होगा। फंक्शन ज्यों का त्यों है, कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन फंक्शन के बाहर जाके वैल्यू ऐड हो गई, इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल शिफ्टिंग, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अगर इस तरह का कोई ग्राफ आ जाए तो कैसे शिफ्ट करोगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहां पे प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट किया हुआ है, लेकिन अगर यहां पे y इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर -2 आ जाए तो इसको कैसे प्लॉट करोगे। तो देखो हम लोग सोचते हैं एक बार, y इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर, यहां पे x को रिप्लेस किया गया। अगर ये जो फंक्शन था ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, x को रिप्लेस किससे करा, x को रिप्लेस करा x+3 से, क्योंकि इसको +3 से रिप्लेस करा है। +3 से रिप्लेस करने पे क्या होगा, यहां पे x को रिप्लेस किया गया, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग लग रहा होगा। क्योंकि प्लस में रिप्लेस करा है हम लोगों ने, तो हम लोग को निगेटिव x डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो देखो हम लोग निगेटिव x डायरेक्शन में चलने वाले, कितना, 3 यूनिट। तो अभी वाला जो कंडीशन तुमको ग्राफ का दिखाई दे रहा है वो होगा y इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर। पर अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर -2। तो अगर तुम इसको देखो तो यहां पे तुमको अगेन इसमें तुमको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फंक्शन के आउटसाइड लगा हुआ है, आउटसाइड लगा हुआ है, तो हम लोग को y में शिफ्टिंग करना पड़ेगा। माइनस लगा हुआ है तो y में जो शिफ्टिंग होता है, माइनस साइन होता है तो निगेटिव शिफ्टिंग होती है, और जब प्लस साइन होता है तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। तो यहां से हम लोगों को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा। बताओ यहां माइनस साइन है तो ऊपर शिफ्ट करें या नीचे शिफ्ट करें। अगर x होता तब माइनस होता तो हम लोग अपोजिट शिफ्ट करते, पॉजिटिव x एक्सिस पे। पर यहां पे y है, आउटसाइड द फंक्शन वैल्यू लगी हुई है, तो जब यहां पे शिफ्टिंग होगी तो वो किधर शिफ्ट होगी, जिस हिसाब से ये साइन है उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा। तो देखो यहां पे -2 होने की वजह से यहां पे इसको -2 यूनिट नीचे शिफ्ट किया गया। तो देखो फाइनली अगर इसको देखा जाए तो ये -2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये 3 यूनिट साइड में भी शिफ्ट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्टिंग तुमको दोनों देखने मिल गई यहां पे, ठीक है, इजी। चलो ये बात समझ रहे हो, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्टिंग दोनों देखने मिल गई। चलो खुद से करके देखना, और भी एग्जांपल्स खुद से क्रिएट कर लेना और वहां पे शिफ्टिंग करके देख लेना, राइट। ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है वहां पे भी शिफ्टिंग काम करता है। 2x+5 को अगर 2x+7 कर दोगे तो क्योंकि बाहर जाके तुम चेंज कर रहे हो तो वहां पे किस में शिफ्ट करना पड़ेगा, y में शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि प्लस करा तो y में कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो टाइप का तुम करके देख लोगे, इतना समझदार तुम हो, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा हम लोग न्यूमेरिकल में भी देखेंगे इस चीज को, टेंशन नहीं है। अब देखो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एंड वर्टिकल शिफ्ट
का एक और रूल है, अगर कुछ कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया ना, तो y वाले को x के कॉफिशिएंट से क्या मल्टीप्लाई हुआ उससे मतलब नहीं है, पर इस वाले में जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है उसमें मतलब होता है, उसमें हम लोग x के कॉफिशिएंट को कंसिडर करते हैं। देखो कैसे, शुरू में मान लो कि तुम्हारा जो फंक्शन था, शुरू में मान लो जो तुम्हारा फंक्शन है वो y इज इक्वल टू √5x है। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में हम लोगों ने फंक्शन के अंदर शिफ्ट कर दिया। फंक्शन के अंदर शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि x को कुछ रिप्लेस कर दिया। तो पहले x अपना क्या था, 5x था, ठीक है, ऐसे समझो। शुरुआत में तुम्हारा जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू √x है। y इज इक्वल टू √x का अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो कैसे करोगे, ये तुम्हारा x एक्सिस हो जाएगा, ये तुम्हारा y एक्सिस हो जाएगा। अगर प्लॉटिंग तुम समझ रहे हो तो तुमको कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे x और y में। x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा रूट के अंदर है तो x की वैल्यू कभी भी निगेटिव पॉसिबल तो है नहीं, तो जो ग्राफ है वो निगेटिव डायरेक्शन में तो बन नहीं रहा होगा, है ना। अच्छा, किसी चीज का रूट निकाल रहे हैं हम लोग, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, x की वैल्यू जब 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू यहां रहेगी, y की वैल्यू कुछ इस प्रकार मिलेगी। तो तुमको ग्राफ जब तुम प्लॉट करोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये गलत हो गया क्या, ग्राफ जो प्लॉट करोगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। खैर, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो कि जो अपना ओरिजिनल फंक्शन है शुरुआत में इस प्रकार का है, हम लोगों को शिफ्टिंग करनी है, और शिफ्टिंग करने वक्त हम लोग ये देख रहे हैं कि x के कॉफिशिएंट में हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर में -10 भी कर दिया। क्योंकि x के कॉफिशिएंट में चेंज हुआ है, हम लोगों को जो शिफ्टिंग मिलेगा वो किधर, जो नेट इफेक्ट मिलेगा इसका वो कैसा दिखाई देगा, ये पूरे के पूरे x को हम लोग रिप्लेस कर दे किससे, 5x - 10 से, तो हम लोगों का जो शिफ्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो इसका उल्टा लेते थे हम लोग, जो अगर माइनस साइन होता था तो हम लोग पॉजिटिव में शिफ्टिंग लेते थे ना, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो हम लोग जो शिफ्टिंग होगा वो पॉजिटिव में लेंगे, तो -(-10) डिवाइड बाई ये वाला कॉफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि -(-10) डिवाइड बाई 5। तो अगर हम लोगों को शिफ्टिंग जानना हो कि कितना चाहिए अपने को, तो हम लोग बोलेंगे -(-10) यानी कि +10 डिवाइड बाई 5, यानी कि 2 यूनिट का हम लोग को किस में शिफ्ट करना पड़ेगा, ग्राफ में एक्स एक्सिस में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर तुम इस चीज को देखो, अगर इस वाले ग्राफ में तुम देखोगे कितना शिफ्ट चाहिए, तो x, क्योंकि यहां पे तुम देखो जो चीज लगाई है वो वहां पे हम लोगों को कंप्लीटली इसकी तरह, जहां पे हम लोगों ने पूरा x को रिप्लेस किया था, इसमें हम लोग पूरा x को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग x के कॉफिशिएंट में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 है, वो नंबर 3, 8, 10 माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि हम लोग जब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट देख रहे हैं तो शुरुआत में अपना फंक्शन ऐसा था, उस फंक्शन में पूरा का पूरा x को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने 5x - 10 से, तो पहले जो x था उसके कॉफिशिएंट में भी कुछ मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने और कुछ माइनस भी कर दिया, तो ये माइनस साइन की वजह से जो शिफ्टिंग मिलेगी, क्योंकि पूरे के पूरे x फंक्शन को रिप्लेस करा है हम लोगों ने, पूरे के पूरे x वैल्यू को रिप्लेस करा है, तो माइनस साइन की वजह से हम लोग को पॉजिटिव शिफ्टिंग मिलेगा प्लस x एक्सिस की तरफ। लेकिन जो वैल्यू होगी उस शिफ्टिंग की वो कैसे डिसाइड करोगे, तो ये वाला कॉफिशिएंट ले लेना, ये -10 ले लेना, इसका माइनस साइन लगा लेना क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है, डिवाइड बाई ये वाला कॉफिशिएंट, तो -(-10) डिवाइड बाई 5 यानी कि +2 यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा तुमको इस वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन पे पहुंचने के बाद। अगर यही चीज तुम इसमें देखोगे तो हम लोगों ने पूरा का पूरा फंक्शन को रिप्लेस नहीं करा, मतलब x की जगह पूरा रिप्लेस नहीं करा, x के कॉफिशिएंट में कुछ चीज मल्टीप्लाई कर दी है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इससे पहले एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, पर अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो क्या करोगे, वही वाली बात हो रही है। तो अगर y इज इक्वल टू √x एक फंक्शन है, ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन अभी हम लोगों ने चेंज नहीं किया, बस x के कॉफिशिएंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया
और बाहर के साइड देखो y में हम लोग क्या करते थे, आउटसाइड द फंक्शन कोई चीज करते थे, तब जाके हम लोग y में शिफ्टिंग करते थे। तो बस x के कोएफिशिएंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर के साइड में -10 लगा दिया। तो यहां पे जो शिफ्टिंग होगी, क्योंकि हम लोगों ने बाहर के साइड आउटसाइड द फंक्शन हम लोगों ने कुछ चीज ऐड करा है या सब्ट्रैक्ट करा है, तो उस हिसाब से शिफ्टिंग जो होगी वो -10 यूनिट की होगी और इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें इसका इफेक्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू का, इस वैल्यू का इफेक्ट, इस कॉफिशिएंट का इफेक्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग शिफ्टिंग में कॉफिशिएंट से कुछ मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक्स वाले केस में जब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कर रहे हैं तो कॉफिशिएंट का इफेक्ट काउंट होगा, वो चीज डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन वही चीज अगर वर्टिकल शिफ्टिंग में देखें तो उसका इफेक्ट काउंट नहीं होगा, सीधा सीधा जितना जो तुम करते थे पहले हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग जिस साइन के साथ, उस साइन के साथ तुम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, सॉरी, जैसे जैसे तुम पहले वर्टिकल शिफ्टिंग करते थे इस केस में जब आउटसाइड द फंक्शन कुछ चेंज हो, तो उस हिसाब से तुम वर्टिकल शिफ्टिंग कर देना, राइट। तो ये चीज हम लोगों को सीखना था इस वाले लेक्चर में। और अभी के लिए हम लोग ये वाला लेक्चर खत्म कर रहे हैं। जब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, अब हम लोग पूरे के पूरे इक्विप्ड हैं, तैयार हैं कि हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चंस कर सकें, राइट। तो नेक्स्ट वाले जब लेक्चर होगी तो हम लोग ग्राफ को कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे होंगे और उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन लगा रहे होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, टेंशन नहीं है। चलो फिर, मजा आया, मुझे तो मजा आया, आई होप आपको भी मजा आया। वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को और यहीं पे हमारा खत्म होता है बेसिक्स ऑफ ग्राफ। चलते हैं फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मजे करते रहो फिजिक्स के साथ और प्रैक्टिस करते रहो। टाटा, बाय बाय।